तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेटर जी पे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चला था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो जहां भी इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम लेफ्ट किया था वहीं से क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम लोग क्या करें, CGPSC मेंस और CMO दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज देखते हैं आज दूसरा लेक्चर। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर जितने भी धाराएं निहित है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कुल यहाँ पे 26 धाराएं हैं आपकी इस अधिनियम में। तो कुल 26 धाराओं को आज हम लोग डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो 26 धाराओं में किन किन चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से मेरे पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि बात करें प्रमुख धाराओं की बात करें, क्योंकि आपका CMO में आपका सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं आपके धाराओं से। और इसी को अगर आपको कंप्लीटली अगर कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं अगर वो आपको याद है तो आप मेंस में बेशक एक बहुत ही अच्छा आप लोग राइटिंग लिख सकते हैं, आपका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले धाराओं की बात करें तो सबसे पहले जो आपका धारा है धारा 1 है। तो धारा 1 में क्या है, आपका अधिनियम का नाम निहित है और एक क्या है उसका विस्तार। तो आपको ये पता है कि इस जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इस अधिनियम का विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत में है। तो इसी चीज का विस्तार है आपका धारा 1 में। तो याद रखेंगे धारा 1 में इसका नाम निहित है और विस्तार। नाम क्या है आप सभी को मालूम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। विस्तार कहाँ है आपका, तो संपूर्ण भारत में। पहला धारा क्लियर हो गया। दूसरा धारा की बात करें तो दूसरा धारा में आपका क्या है, तो परिभाषा इन द सेंस कि जितने भी आपके प्रदूषक पदार्थ हैं जिससे हम लोग को निपटारा पाना है, कि जो पर्यावरण में प्रदूषण में सहायक चीजें हैं, पर्यावरण प्रदूषण, तो उन सभी चीजों की परिभाषा किसमें निहित है, आपके धारा 2 में निहित है। तो दो चीजें आपके लिए क्लियर हो गई। धारा 1 में क्या आपका अधिनियम का नाम है, विस्तार है। धारा 2 में क्या आपका परिभाषा है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं केंद्र सरकार की साधारण शक्तियों के क्या कॉलम में। तो केंद्र सरकार की साधारण शक्तियों के अंदर में आपके जितने भी धारा, उसके अंदर याद रखेंगे आपको 4 धारा पढ़ने, 3, 4, 5 और 6। तो सब मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी धारा है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और कैसे कोरिलेटेड है हम लोग को एक रिलेशन बना के पढ़, ताकि हमको याद ना करना पड़े, वो चीज सीधे हमारे दिमाग में स्ट्राइक करे और समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे धारा अगर 3 की बात करूं तो धारा 3 में क्या मेंशन है आपका, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। मतलब कि पर्यावरण के संरक्षण व बोल सकते हैं कि सुधार, कि किस प्रकार से हम लोग पर्यावरण का बचाव कर सके, किस प्रकार से उसे संरक्षित कर सके। तो उसके बचाव के लिए जितने भी आपका उपाय है वो कहाँ निहित है, आपका धारा 3 में है। धारा 4 की बात करें तो हमको अगर किसी चीज का संरक्षण करना है या फिर किसी चीज को बचाना है तो डेफिनेटली हमको क्या लगेगा, अधिकारियों की नियुक्ति चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्राउंड लेवल पर अधिकारी होंगे, एक उच्च लेवल पर अधिकारी होंगे जो इन सारे चीजों को मैनेज करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है आपका अधिकारियों की नियुक्ति, और उन्हें हमको कुछ ना कुछ शक्तियां देना पड़ेगा ताकि वो ग्राउंड लेवल पर उनका इंप्लीमेंट कर सकते। जब तक आप उन्हें कोई ना कोई शक्ति नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, अथॉरिटी नहीं देंगे, वो कहाँ से काम करेंगे। तो वही चीजें यहाँ पे निहित है आपका कि अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और उनके कृत्य, मतलब क्या क्या काम उन्हें करना है। तो ये सारे चीज निहित है आपके धारा 4 में। यहाँ पे देखेंगे फिर से एक बार देखेंगे धारा 3 में आपका पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। और पर्यावरण का संरक्षण सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिकारियों की नियुक्ति करना पड़ेगा। तो ये आपका धारा 4 में है। 4 के बाद आपका आता है धारा 5। अब हम लोगों ने अधिकारियों की नियुक्ति तो कर दिया है, लेकिन जब तक क्या करेंगे, उन्हें हम लोग निर्देश देने की शक्ति प्रदान नहीं कर पाएंगे तब तक काम नहीं हो। कोई भी अधिकारी जब तक अपने नीचे जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, उन्हें जब तक वो निर्देश नहीं दे पाएगा, आप उसे अथॉरिटी नहीं देंगे कि आप निर्देश दे सकते, तब तक काम होगा क्या, नहीं होगा। तो उसी सीक्वेंस में क्या है आपका निर्देश देने की शक्ति निहित है आपका धारा 5 में है। तो यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंसली हम लोग पढ़े, धारा 5 तक पढ़ चुके हैं। धारा 5 के बाद देखेंगे धारा 6। तो धारा 6 में आपका पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम। अब यहाँ पे देखेंगे विनियमन मतलब होता है आपका नियंत्रण, कि पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए नियम, कि हमको क्या करना है कि कुछ ऐसे सख्त नियम कानून तो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत जिससे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को रोक सके। तो उन्हीं नियमों का बोल सकते हैं, फिर नियंत्रण करने के उपायों का हम लोग बोल सकते हैं किसमें नहीं था, धारा 6 में। तो यहाँ पे देखेंगे 4 धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन सा, जो कि केंद्र सरकार की साधारण शक्तियों में आती है। धारा 3 में क्या आपका संरक्षण और सुधार है पर्यावरण का। 4 में क्या करेंगे, अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे।
5 में निर्देश देने की शक्ति, और 6 में क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन मतलब क्या कि कैसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को फाइनली नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। फिर आपका आता है दूसरा सेक्शन, जिसमें आपका पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन, कि कैसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण का क्या कर सके, निवारण कर सके, नियंत्रण कर सके, और उपशमन मतलब उसे रोका जा सके, उसका दमन किया जा सके। तो यही इसका मतलब होता है कि किस प्रकार से हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को रोक सके। तो उसमें देखेंगे आपका आता है धारा 7 नहीं, सबसे पहले धारा 7 है। तो धारा 7 में क्या है आपका, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या फिर निस्सरण पर रोक। अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी हम लोग बोल सकते हैं कि पर्यावरण में जितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, उसमें जो मेनली जो कारक होते हैं वो होते हैं हमारे बड़े बड़े कारखाना, क्योंकि उसमें आपका मैक्सिमम क्या निकलता है, जहरीली गैसें निकलती है, खराब यहाँ पे पानी निकलता है जो कि काफ़ी दूषित होता है। तो जो मेन सोर्स है वो हमारा क्या है, आपका विभिन्न कारखाना है। तो यही है कि विभिन्न कारखाना या फिर क्या बोल सकते हैं उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या फिर निस्सरण पर रोक, कि जिस प्रकार से वो जहां से उत्सर्जित हो रहे हैं तो उस उत्सर्जन पर किस प्रकार से रोक लगाया जाए, ये आपका धारा 7 में है। 7 के बाद देखते हैं धारा 8 की बात करें अगर, तो धारा 8 में क्या है आपका, परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधित रक्षा उपायों का पालन किया जाना। अब ये लाइन थोड़ा सा आप लोग को टफ लग सकता होगा, लेकिन क्या करेंगे, इसको हम लोग आसान शब्दों में डील करने की कोशिश करेंगे। सीधे इसके बैक पॉइंट पे आते हैं धारा 7 में। धारा 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उद्योगों के बारे में पढ़ा कि मैक्सिमम जो आपका बोल सकते हैं कि प्रदूषक पदार्थ निकलता है वो कहाँ से निकलता है, आपका उद्योग से। तो उद्योग में जितने भी आपके जो कर्मचारी हैं, जितने भी लोग वहाँ पे वर्कर है, वो जो डील करते हैं, तो उनके बारे में है जो धारा 8। तो धारा 8 की बात समझने की कोशिश करते हैं। परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार करने वाले, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई केमिकल फैक्ट्री है, तो केमिकल फैक्ट्री में हो सकता है कुछ कारीगर ऐसे होंगे जिसे विभिन्न खतरनाक अम्ल से डील करना पड़ता, तो उन्हीं के बारे में हो कि परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधित रक्षा उपायों का पालन करना। यहाँ पे सीधे आपका सेफ्टी का सवाल है कि जिस भी हम लोग कारखाना में अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो एक प्रॉपर हम लोग क्या करें, सेफ्टी का ध्यान रखें, कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखें। तो वो है आपका धारा 8 में, काफी इंपॉर्टेंट धारा है। यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे छिपा हुआ था, आपका धारा 8 में है। 9 की बात करें तो यह आपका कुछ मामलों में प्राधिकरणों व अभिकरणों की जानकारी का दिया जाना। इसका मतलब ये है कि जो बोल सकते हैं जो हायर अथॉरिटीज होते हैं उसके द्वारा अपने लोअर अथॉरिटीज को, कि जो उच्चतम जैसे बोल सकते हैं कि जो ऊपर लेवल के हैं जो संगठन है, उनके द्वारा अपने नीचे लेवल के संगठनों को किसी चीज की जानकारी देना कि आप इस चीज से सावधान रहें, या फिर आपको इस प्रकार के प्रदूषण से कैसे निराकरण पाया जा सकता है। तो वही निहित है आपका धारा 9 में, कि बोल सकते हैं आपका प्राधिकरणों व अभिकरण, कुछ मामलों में प्राधिकरणों द्वारा बोल सकते हैं कि अभिकरणों को जानकारी देना। तो याद रखेंगे हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कहाँ है आपका धारा 9 में है। इसके बाद देखिए अगर धारा 10 की बात करें तो धारा 10 में आपका प्रवेश व निरीक्षण की शक्तियां। अब यहाँ पे देखेंगे 8 में क्या हो गया, हम लोग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन की बात कर लिए। 9 में है आपका क्या बताया, हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी पहुंच गए। 10 में आपका प्रवेश व निरीक्षण की शक्तियां। अब हम लोगों ने जिन भी अधिकारियों की नियुक्ति की है ताकि उन्हें हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को रोक सके, तो उनको क्या देना पड़ेगा, एक हम लोग को प्रवेश व निरीक्षण की शक्तियां देने पड़ेगी, कि वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में, किसी पर्टिकुलर एक फैक्ट्री में, किसी एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं झील हो गया, तालाब हो गया, कहीं भी जाकर वो क्या कर सकते हैं कि प्रवेश कर सके, और अपने साथ एक जो भी हम लोग का इक्विपमेंट होते हैं तो वो सारी चीज़ों को ले जाकर वहाँ पे क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी शक्तियाँ हम लोग ये प्रदान किए वो किस धारा के अंतर्गत है, धारा 10 के अंतर्गत। तो पूछा जा सकता है आपका कि किसी भी जो हम लोगों ने यहाँ पे अधिकारी की नियुक्ति की है तो उसे बोल सकते हैं कि निरीक्षण करने की शक्ति कौन सी धारा के तहत प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे धारा 10 में आपका प्रवेश व निरीक्षण की शक्तियां निहित है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर एक आ गया कि बंदा प्रवेश कर लिया, निरीक्षण भी कर लिया, फिर दूसरा चीज आता है कि उसको क्या करने, वो करने गया क्यों है, वहां पहुंच गया, हम लोगों ने उसे अथॉरिटी दे दिया कि आप वहां जा सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, वो लेकिन निरीक्षण करने गया क्यों।
क्योंकि उसे क्या चाहिए, वहाँ का सैंपल चाहिए। सैंपल मतलब जिसे बोलते हैं नमूना। वो वहाँ क्या क्यों गया, एक नमूना एकत्र करने गया ताकि हम लोग उसे लैब में ले जाकर टेस्ट कर सकें कि वहाँ की पानी है, हवा है, मृदा है, वो सही है कि नहीं, उसमें हर चीज़ एक सही कंट्रीब्यूशन है कि नहीं उसमें। तो वो एक बोल सकते हैं कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वच्छ है कि नहीं। तो यही आपका धारा 11 में कि नमूना लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया की सैंपल लेना और उसके जुड़ी हुई जितने भी प्रोसेस है वो आपका किसमें, धारा 11 में। आप देख सकते हैं सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊं ताकि आपको ये चीजें याद रहे। 10 में क्या आपका प्रवेश व निरीक्षण, प्रवेश व निरीक्षण करने के बाद क्या करेगा, 11 में क्या करेगा, वो नमूना। आप याद रख सकते हैं, एक से एक नमूने होते हैं, तो याद रखेंगे एक एक मतलब धारा 11 में क्या आपका नमूना या फिर सैंपल बोल सकते हैं। 12 में बात करें तो फिर सीक्वेंस आ गया। हम लोगों ने क्या किया, सैंपल ले चुके हैं। अब सैंपल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको लेके आते लैब में। तो वही चीज है आपका धारा 12 में क्या आपका पर्यावरणीय या फिर बोल सकते हैं पर्यावरण की प्रयोगशालाएं, कि जो भी हम लोगों ने सैंपल लिया उसे टेस्ट कहाँ करेंगे हम लोग, पर्यावरणीय प्रयोगशाला में। तो धारा 12 में क्या आपका पर्यावरण प्रयोगशालाएं हैं। धारा 13 की बात करें तो सरकारी विश्लेषक। अब ये इंपॉर्टेंट चीज, सरकारी विश्लेषक क्या होता है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। मतलब कि जितने भी आपके प्रयोगशाला है वहां हम लोगों ने क्या कि सैंपल ले जाकर रख तो दिया, लेकिन वहां पे क्या चाहिए, हमको एक विशिष्ट अधिकारी चाहिए, एक ज्ञाता चाहिए जो उस चीज से बहुत अच्छे से अवगत है। तो वही है आपका सरकारी विश्लेषक। तो सरकारी विश्लेषक का हम लोग नियुक्ति क्यों करते हैं, ताकि जितने भी हम लोगों ने सैंपल लाए हो, चाहे वो मृदा के हो, चाहे वो एयर के हो, वाटर के हो, तो उन सैंपलों की जांच करनी है। तो कौन करेगा उनकी जांच, तो सरकारी विश्लेषक उनकी जांच करता है। सरकारी विश्लेषक किस धारा में निहित है, आपका धारा 13 में है। धारा 13 के बाद याद रखिए कि सरकारी विश्लेषक जांच करने के बाद ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, एक रिपोर्ट बना के देगा। तो सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट किसमें है, धारा 14 में है। तो याद रखिए कि धारा 13 के बाद कौन सी धारा, धारा 14 में क्या आपका सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट है। धारा 15 की बात करें तो नियम के उल्लंघन पर दंड, और धारा 16 की बात करें तो कंपनियों द्वारा अपराध। कि जो भी रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि उस रिपोर्ट में किसी प्रकार का प्रदूषक चीज पाया गया हो। तो अगर प्रदूषक चीज पाया गया है उस किसी कारखाने में हो चाहे कहीं भी हो, तो उसके खिलाफ जो दंड का प्रावधान है वो है आपका धारा 15 और 16 में। एक चीज आप करेक्ट कर लेंगे, जो लास्ट लेक्चर था वहां पे जो दंड का प्रावधान था वहां पे धारा 26 लिखा गया था, जो कि यहाँ पर धारा 16 है, तो उसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। धारा 15 की बात करें तो नियम के उल्लंघन पर दंड, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि नियम के उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा या फिर 1 लाख रुपए का दंड अथवा दोनों मिल सकता है। तो ये किस धारा के तहत, आपका धारा 15 के तहत है। धारा 16 के तहत किस प्रकार की सजा मिलेगी, कि कंपनियों द्वारा अपराध, की कोई भी कंपनी का अगर निम्न स्तर का भी कोई यहाँ पे जो कर्मचारी वो अपराध करता है तो उसको हम लोग सजा नहीं, तो किसको देंगे सजा, तो सजा मिलेगी आपके कंपनी के प्रबंधक को। तो ये प्रावधान कहाँ है, आपका धारा 16 में। तो याद रखिए धारा 15 और 16 किससे जुड़ा है, आपका नियम के उल्लंघन करने पर दंड पर जुड़ा है। एक बार और हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। धारा 1 में क्या है, आपका अधिनियम का नाम और विस्तार है। धारा 2 में आपका परिभाषा। फिर देखेंगे 3 में क्या आपका पर्यावरण के संरक्षण व सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। 4 में क्या करेंगे, अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। 5 में क्या करेंगे, निर्देश देने की शक्ति। 6 में आपका पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन, किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जाए। फिर देखेंगे 7 में क्या आपका उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या फिर निष्प्रसारण पर कंट्रोल, कि जिस प्रकार से हम कहीं से भी अगर प्रदूषक चीजों का उत्सर्जन हो है तो उस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए। 8 में क्या है आपका कि सेफ्टी एंड बोल सकते हैं कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन किसमें आपका 8 में है। 9 में है आपका हायर अथॉरिटीज से लोअर अथॉरिटीज को वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना। 10 में क्या आपका प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां। फिर 11 में क्या करेंगे हम लोग, नमूना कलेक्ट करेंगे। 12 में क्या आपका पर्यावरण प्रयोगशाला जहां जांच होगी। 13 में क्या है आपका सरकारी विश्लेषक जो कि जांच करेगा। 14 में क्या आपका सरकारी विश्लेषक का रिपोर्ट है। 15 में आपका कि अगर रिपोर्ट में कुछ गलत पाया गया तो दंड का प्रावधान किसमें, आपका 15 और 16 में। तो आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग 16 के अलावा जितने भी कुछ 10 यहाँ पे और यहाँ पे आपकी धाराएं बच गई उसको देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि अगला धारा है हमारा धारा 17 है। तो धारा 17 में आपका
सरकारी विभागों द्वारा अपराध। जैसा कि हम लोगों ने देखा धारा 15 और धारा 16 दोनों में आपका दंड का प्रावधान था, तो उसी तरह यहाँ पे देखेंगे धारा 17 भी आपका दंड से ही रिलेटेड है। तो 3 धारा आप कंटिन्यूअसली याद रखेंगे दंड के लिए, 15, 16 और 17 याद रखेंगे। 17 में क्या आपका सरकारी विभागों द्वारा अपराध, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार के अपराधों की चर्चा, जैसे कि अगर किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी अपराध होता है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, तो उसकी सजा किसको दी जाएगी, विभाग अध्यक्ष को दिया जाएगा। ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस इस चीज को ऑलरेडी कर चुके हैं। धारा 17 के बाद है आपका, यहाँ पे उतने ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा आपको। जैसे कि यहाँ पे धारा 22 काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम सीक्वेंसली चल रहे देख लेते हैं। पर धारा 18 क्या आपका सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही पर संरक्षण की, जिस प्रकार से उपरोक्त यहाँ पे दंड का प्रावधान दिया गया है कि उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कार्यवाही यहाँ पर से शुरू होती है कि किस प्रकार से दंड देंगे, रिपोर्ट सरकार को सौंपा जाएगा, रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, तो वही सारे प्रोसीजर आपका यहाँ से शुरू होता है। तो 18 में क्या आपका कार्यवाही पर संरक्षण है। 19 का बात करें तो अपराधों का संज्ञान है। अपराधों का संज्ञान से एक चीज याद रखेंगे, 19 में है क्या आपका अपराधों का संज्ञान। अगर किसी भी विभाग के द्वारा या फिर कहीं भी किसी भी उद्योग के किसी एक कर्मचारी के द्वारा भी कोई छोटा सा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कुछ गलत कार्य किए गए हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे कि प्रदूषण काफी मात्रा में हो रहा है, तो उसमें याद रखेंगे हम लोग इसका संज्ञान कौन सौंपेगा, तो याद रखेंगे सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया हुआ कोई भी जो प्राधिकृत अधिकारी रहेगा वही इसका संज्ञान सौंपेगा। और उसी के तहत देखेंगे धारा 20 में है क्या उसकी जानकारी देगा, रिपोर्ट देगा और उसी क्या करेगा विवरण प्रस्तुत करेगा, क्योंकि वही जो अधिकारी है उसी ने क्या किया है कि सैंपल कलेक्ट किया है, फिर क्या हुआ आपका प्रयोगशाला में वो टेस्ट हुआ है, फिर उसका रिपोर्ट बनाया गया, तो उसी रिपोर्ट को प्रस्तुत कौन करेगा, तो वही सब सारे प्राधिकृत अधिकारी उसको प्रस्तुत करेंगे जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए। इसके बाद देखिए हम लोग धारा 21 की बात करें तो 21 में आपका प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। ये भी आपका सेम चीज है कि जितने भी आपके प्राधिकरण के सदस्य हैं, अधिकारी हैं और या फिर कर्मचारी हैं, उनका क्या होना आपका लोक सेवक होना। ये आपका धारा 3 और 4 के तहत, जैसा कि हम लोगों ने 3, 4 पढ़ा, तो उसी के तहत जितने भी आपके प्राधिकरण के सदस्य होंगे, अधिकारी होंगे और कर्मचारी होंगे, सारे क्या होंगे आपके एक प्रकार के लोक सेवक होंगे। ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपका धारा 22 धारा 22 कहता है आपका अधिकारिता का वर्जन। थोड़ा सा कठिन टर्म है आपका अधिकारिता का वर्जन, तो इसका हम लोग एक आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं या फिर सीधे हम लोग टर्म होता है अधिकारिता का वर्जन की मतलब कि अगर यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कोई भी आपका केंद्रीय न्यायालय अगर कोई कानून बनाता है या फिर किसी चीज को अधिनियमित करता है या फिर कोई भी आदेश जारी करता है, तो उस पर यहाँ पे कोई भी सिविल न्यायालय अपना कोई भी अधिकार नहीं रख सकता। कि मतलब कि अगर कोई भी केंद्रीय न्यायालय अगर कोई कानून बना दिया है तो उस पर किसका अधिकार होगा, तो केवल केंद्र का अधिकार होगा। उस पर किसी प्रकार का सिविल न्यायालय अपना मत नहीं रख सकता या फिर किसी प्रकार के उस डिसीजन में चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये आपका अधिकारिता का वर्जन। इसके बाद आपका धारा 23, तो धारा 23 में क्या आपका केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजन करने की शक्ति। तो याद रखेंगे केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों और उनके कामों का जो प्रत्यायोजन है वो करने की शक्ति किसमें है, आपका धारा 23 में है। इसके बाद देखेंगे कि धारा 24 में आपका अन्य विधियों का प्रभाव के जितने भी आपके अगर कुछ इस दंड के दायरे के बाहर अगर कुछ भी जितने भी आपके दायरे छोटे मोटे, तो वो सारे आप किसमें आएंगे, धारा 24 में आएंगे। धारा 25 में आपका नियम बनाने की शक्ति, कि इस जो आपका प्राधिकरण या फिर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत अगर हम लोग को कोई भी अगर कड़ा फैसला लेना पड़े, कोई भी एक नियम बनाना पड़े, तो वो कौन सी धारा के तहत बनेगा, तो याद रखेंगे धारा 25 के तहत हमको इस पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि धारा 26, तो धारा 26 याद रखें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना। तो याद रखेंगे इस अधिनियम के अधीन मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जितने भी आपके नियम हम लोग बनाए हैं या फिर जो प्राधिकृत अधिकारी हैं जो निरीक्षण करता है
उनके द्वारा या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा कोई भी अगर कानून बनाया जाए तो वह संसद में समक्ष रखा जाना कि कोई भी आप बोल सकते हैं कि हम लोग कोई नियम बनाते हैं अगर इसके लिए तो जब तक वो संसद में पेश होकर पारित नहीं हो जाता वो अधिनियमित नहीं होगा कि इन द सेंस कि वो कानून नहीं बन पाएगा। तो इस नियम का कानून के रूप में रूपांतरण होने के लिए संसद के समक्ष रखा जाना काफी जरूरी है। तो ये हमको देता है आपका धारा 26 इस चीज की आजादी देता है। तो किस धारा के तहत याद रखेंगे इस नियमों को अधिनियमित किया जाता है। तो याद रखेंगे धारा 26 के तहत हम लोग संसद में इसके पेश करते हैं, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति द्वारा ये क्या आता है फाइनली आपका अधिनियमित हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट धारा याद रखेंगे। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना कौन से धारा के तहत, धारा 26। और एक इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस किए धारा 22, ये क्या आपका अधिकारिता का वर्जन। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारे धारा हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पहले लेक्चर में इसके जितने भी हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन थे, चाहे वो CGPSC मेंस के लिए हो चाहे CMO के लिए हो, एक जो थ्योरेटिकल पोर्शन और एक कंसेप्चुअल जो पार्ट था उसे हम लोगों ने कवर किया था। दूसरे जो आज के लेसन में उसमें हम लोग पूरा टोटल 26 धाराओं को आज हम लोगों ने कवर किया है। तो यहाँ पे हमारा ये अधिनियम कुल मिलाकर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस अधिनियम से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और एग्जाम में आप डेफिनेटली प्रश्न अटेम्प्ट करके आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले हर प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हैव अ गुड डे।